हो गया। कुछ लोगों का हो गया, वो सो भी गए, कुछ अभी ऑन द वे हैं। हाँ बोलो। हाँ तो नहीं बांटेंगे, ठीक है। देखें, आगे देखें। एक नोट लिखें। सो if preferences are not redeemed out of fresh issue of shares, it means these are redeemed out of profit. Out of कौन सा प्रॉफिट? प्री रिजर्व्स टू ब्लॉक। ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, दिखेगा नहीं। टू block the amount of free reserve used in redemption. हाँ कर लो कर लो।
इतना लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं अपन। हाँ तो एक्टिव हो जाओ। सुनो, सीआरआर का एकमात्र यूज है बोनस से रिसीव करना। क्यों, ऐसा क्यों है? अब देखना, ये वाली स्थिति देखना तुम, ये कौन सा ईयर चल रहा था? ऐसे 4 करा था अपन ने। मान लो अपन इसको ईयर 5 कर ले, ऐसे ही ईयर 5। और कौन सा वाला? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के बाद ईयर 5 में जाए हम, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दिख रही होगी बताओ? 4 लाख नहीं, 5 लाख। फिर वेंचर कैपिटल, P&L, CRR, डिवेंचर, एसेट कितने के? ठीक है, स्थिति होगी। अब क्या सीआरआर से अगर डिविडेंड बढ़ सकता होता तो 1 लाख यहां से कम होते, 1 लाख यहां से कम होते, गलत हो जाता। सीआरआर से कुछ नहीं हो सकता। सीआरआर का यूज एकमात्र हो सकता है बोनस से रिसीव करने में। तो एंट्री आएगी, अगर मैं एंट्री करके बोलूं तो एंट्री आएगी CRR 2 बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और CRR 2 बोनस टू शेयर होल्डर। एंट्री आ जाएगी CRR 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी तो अपन बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे, सब तो बताऊंगा ही मैं तुम्हें। एंट्री क्या बन रही? CRR से क्या कर सकते हो तुम? बोनस शेयर दे सकते हो। तो इससे क्या होगा? फ्री में शेयर बांट दोगे तुम। CRR के अमाउंट से क्या करोगे तुम? फ्री में शेयर बांट दोगे। और तुम एंट्री आएगी तुम्हारी कि CRR 1 लाख के CRR से तुमने इक्विटी शेयर बांट दिए 1 लाख के। पैसे आए क्या? इक्विटी शेयर इशू हुए 1 लाख के? हुए पक्का? पैसे आए क्या? कौन सा अमाउंट यूटिलाइज किया तुमने? CRR के पैसों से तुमने बोनस शेयर बांट दिया। अच्छा एक मिनट सुनना, बोनस शेयर बांटना खर्चा है अपने लिए, फ्री में शेयर देना खर्च है। खर्च को तुमने कहां से राइट ऑफ किया? CRR से। तो क्या हो गया? CRR 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। तो एंट्री CRR 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होने से 1 लाख यहां से हट जाएगा और 1 लाख यहां पे बढ़ जाएगा। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोनस शेयर इशू करने से अमाउंट बाहर जाएगा? तो पहले P&L से CRR में डाला, फिर CRR से शेयर में डाल दिया। क्या शेयर जो 1 लाख के हो गए हैं उनका पेमेंट डिवेंचर से पहले हो जाएगा? इसका मतलब वो पैसा हमेशा डिवेंचर होल्डर के बाद ही बाहर जाएगा। कोई डाउट तुम्हें? सो दिस इज द ओनली यूज ऑफ CRR। CRR का एक ही यूज है। CRR कैन बी यूज ओनली टू इशू फुली पेड इक्विटी शेयर। एकमात्र यूज है इसका। और वो क्या है? बोनस शेयर इशू करना। बोनस शेयर इशू करने से होता क्या है? CRR खत्म हो जाएगा, शेयर बढ़ जाएंगे,
अल्टीमेटली पैसे का आउटफ्लो नहीं होगा। जबकि डिविडेंड बांटने से क्या होगा, पैसे का आउटफ्लो होगा। यही तुम डिविडेंड भी शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो बोनस शेयर भी शेयर होल्डर को दे रहे हो। डिविडेंड के केस में भी 1 लाख ही मिल रहा है, शेयर के केस में भी 1 लाख मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड के केस में पैसा मिल रहा है और शेयर के केस में एक सर्टिफिकेट, और पैसा बाहर नहीं जा रहा है। तो बोला तुम उसे डिविडेंड मत बांटो, उससे बोनस बांट दो। इसीलिए बोनस बांटने को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोलते हैं बोनस बांटने को? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो हमारे पास एक रिजर्व था P&L नाम से, वो किस में कन्वर्ट हो गया और फिर किस में कन्वर्ट हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल। तो रिजर्व अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में। इसलिए तो बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व का कैपिटलाइजेशन, रिजर्व को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? अब तो एग्जाम्पल और नोट कर लो, बात खत्म कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो फिर बोनस शेयर पे एक्सक्लूसिव डिस्कशन करते हैं अपन। अच्छा ठीक है। अगर अपने पास अमाउंट नहीं हुआ तो अपन इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे ले आएंगे। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहां से आए होंगे? या तो हमने उनको इक्विटी शेयर के पैसों से खरीदा होगा, या उनको हमने प्रेफरेंस शेयर के पैसों से खरीदा होगा, या हमने उनको प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे से खरीदा होगा, या हमने उनको डिवेंचर के पैसे से तो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाएंगे नहीं ना, आउटफ्लो तो नहीं होगा ना। जो पैसा यहाँ एसेट के रूप में रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडेम्पशन किया तो एसेट को कम किया ना 2 लाख से, तो एसेट कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है। अल्टीमेटली तो एसेट 2 लाख से ही कम हो रहा है ना, क्या 2 लाख से ज्यादा से कम हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी चले गए 2 लाख की और कैश भी चली गई 2 लाख की? तो अल्टीमेटली मैं ये तो एक्सेप्ट कर ही रहा हूं ना कि मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं, तो बैंक में होगा तो बैंक से दूंगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट से दूंगा। तो 2 लाख से कम हुई ना। हाँ, तो 2 लाख को तो फिर अपन ने रिप्लेस किया ना। कहां पे? इस क्वेश्चन में, इसमें हमने क्या किया था? तो इसमें 2 लाख यहां प्लस कर लो। अच्छा ठीक है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये ऑप्शन केस 2 है। अच्छा, ये अपन ने केवल लिखा था फिर इसको ऑप्शन में बांटा। हाँ, तो इस केस में देखना 2 लाख कम हो रहा है, तो हमने बढ़ाया ना 2 लाख कहीं ना कहीं से। रुको अच्छे से समझो, 2 लाख या तो बैंक से जाएगा या कहीं से जाएगा, तो अल्टीमेटली एसेट कितने का जाएगा? अल्टीमेटली 2 लाख का जाएगा या 4 लाख का चला जाएगा? अब मान लो 1.5 लाख का बैंक बैलेंस है, तो 50,000 का स्टॉक जाएगा, अल्टीमेटली 2 लाख जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, एसेट में ये सब नोट कर चुके हो ना तुम लोग, 7 लाख के दूसरे एसेट और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट। समझा नहीं, फिर से बोला। 9 लाख तो करो यहां पे, पहले 9 लाख होगा फिर पे कर रहे हैं ना अपन। तो मान लो अपने पास 1 लाख का बैंक है, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट है, 3 हो गए, और 6 लाख का कुछ और है। अपने 9 लाख तो हमें सही से थे, ये तो अपन ने यहाँ किया ही नहीं कुछ ना, बस लिखा था यहाँ, कुछ तो किया नहीं। तो अब तुमने 1 लाख का बैंक बैलेंस से पे कर दिया, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से पे कर दिया। एक का बैंक बैलेंस पे किया, एक इन्वेस्टमेंट बेच के किया, या एक यहां बच गया, 6 यहां, तो हो गया 8 बचेगा तुम्हारा। यहाँ पे कितना बच जाए? मैंने कुछ चेंज किया यार, कुछ तो गड़बड़ होगा। 2 1 3 6 9, या 9 ही था ना, तो 6 1 7, अच्छा 6 1 7 बच रहे। अरे मैं 6 और 1 8 कर रहा हूँ, 3 बार जोड़ चुका हूँ, 6 और 1 8, 6 और 1 8, 6। मैंने कहा 1 लाख का डिफरेंस कैसे है? ठीक है, तो तुम समझे, जैसे अपने पास बैंक बैलेंस नहीं होता है, तो अपने पास जो 9 लाख के एसेट हैं उसके अंदर क्या पता क्या क्या है। उसके अंदर मान लो कैश है अपने पास 1.5 लाख का, ठीक है,
या 1 लाख का कैश है, इन्वेस्टमेंट है अपने पास 1 लाख के, फिक्स एसेट है अपने पास 4 लाख के, स्टॉक है अपने पास कितने का 4, 5, 6 और 3 हो गए 9 लाख। और हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए देने हैं, तो हम क्या करते थे 1 लाख तो कैश में पड़े हुए हैं और 1 लाख के इन्वेस्टमेंट भेज देंगे। तो अल्टीमेटली कितना एसेट जाएगा 2 लाख ही जाएगा ना, 2 लाख ही जाएगा। तो मैं हर बार 2 लाख ही हटा रहा हूं ना, एसेट तो 2 लाख ही कम होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कम हो, चाहे वो बैंक बैलेंस कम हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कम हो, चाहे वो स्टॉक कम हो, चाहे कुछ भी हो, एसेट तो कम हो ही रहा है 2 लाख का। और उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं शेयर इशू कर रहे हैं फिर 2 लाख के। तो यहां से 2 लाख गया किसी भी तरीके से, वहां से 2 लाख आ गया। और डिस्कस कर लेना, कुछ डाउट हो तो मैं और डिटेल में चला जाऊंगा, फिर नहीं बचेगी डाउट। अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप लग रहा हो तो और डिटेल में बात कर लेंगे उस बारे में, डाउट तो नहीं रहेगी। तो बस ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे पास 2 लाख बैंक बैलेंस होता तुम देते तो कितना एसेट बाहर जाता 2 लाख जाता। और तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है तो तुमने 2 लाख का स्टॉक दे दिया तो कितना एसेट बाहर गया। अब ऐसा थोड़ी कि 2 लाख का स्टॉक गया और 2 लाख का बैंक बैलेंस और जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। 2 लाख का स्टॉक बेचोगे 2 लाख रुपए आएंगे दे दोगे, अल्टीमेटली तो 2 लाख ही गए। ऐसा बाद में नहीं, पहले 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 ही करने पड़ेंगे। कल अपन ने क्वेश्चन किया, उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया था तो बाकी हमें सीआरआर बनाना पड़ गया था। यानी ये सब बाद में नहीं होगा, रिडेम्पशन के पहले होगा शेयर इशू, और जितने पैसे आएंगे उतने का तुम रिडेम्पशन कर पाओगे, नहीं तो तुम्हें सीआरआर बनाना पड़ेंगे। तो अपन फिर पूरा अमाउंट P&L से जाएगा तो पूरा सीआरआर बनाना पड़ेगा। यानी उतना अमाउंट तुम, जैसे तुम्हारा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो तुम्हें सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा 2 लाख का। यानी जो प्रॉफिट तुम्हारे पास पड़ा है, जैसे तुम डिविडेंड बांट सकते थे, उसमें 2 लाख तुम्हें रोक के रखना पड़ेगा, तुम जिसमें कभी डिविडेंड नहीं बांट पाओगे। अगर तुम्हारे पास 2 लाख नहीं है प्रॉफिट तो सिचुएशन लॉकअप हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं, आगे रुक जाएगा, हो ही नहीं सकता ना, ऐसे अलाउड ही नहीं, करना ही पड़ेगा। अब पैसे तो इन्वेस्टमेंट बेच के आ जाएंगे, पैसा मुद्दा नहीं है अभी। कहां से आया ये पैसा, किस चीज का, शेयर इशू किया क्या तुमने, नहीं, तो इसका मतलब तुमने प्रॉफिट बांट दिया, तो फिर तुम्हें प्रॉफिट को रोकना पड़ेगा, कहां, सीआरआर। कर दो तुम, लेकिन तुम्हें फिर सीआरआर में 2 लाख रुपए लॉक करने पड़ेंगे। देखो पैसा आ सकता है, डिबेंचर इशू करके पैसा आ सकता है, तुम दे दो, लेकिन क्या शेयर इशू करके आया तो सिक्योरिटी बढ़ी क्या, तो तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला था कि डिबेंचर से पैसा आया, आपने क्वेश्चन में आया था, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, सीआरआर तुम्हें बनाना पड़ेगा। सीआरआर तुम्हें तभी नहीं बनाना पड़ेगा जब प्रेफरेंस शेयर का पैसा दिया है तो या तो प्रेफरेंस वाले वापस करें 2 लाख दूसरे, या इक्विटी शेयर होल्डर वापस करें, या फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर को बटने वाला है उसको तुम रोक लो। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर बनता है, क्यों, वो तो तुम पैसे ही नहीं बांट सकते थे। तो अच्छे सोचो तुम, किस अमाउंट से सीआरआर बनता है, जो डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है, वही तो रोकेंगे हम। जो रुका हुआ है उसको हम क्यों रोकेंगे, तो रुका हुआ है, वो तो हमें पहले ही पता था कि ये रुका हुआ है ना। जो नहीं रुका हुआ था तो तुम बांट रहे हो तो तुम उसको रोको यार, या तो तुम प्रेफरेंस का रिडेम्पशन कर रहे हो तो दूसरे कहीं और से पैसे लाओ, इक्विटी शेयर से पैसे लाओ, डिवेंचर से लाओ, चलेगा क्या, हमारी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ रही। तुम बिल्कुल अच्छे से, पैसे नहीं चाहिए मुझे, सिक्योरिटी चाहिए। तो अल्टीमेटली तुम देखो, तुम डिवेंचर से पैसे लाओगे तो सिक्योरिटी कहां बढ़ रही, उल्टा 2 दावेदार खड़े हो जाएंगे कल के दिन, और शेयर होल्डर कम बचेंगे और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उल्टी स्थिति बन जाएगी कल के दिन। तो तुम उस एंगल से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सीआरआर, हाँ बस, नहीं सीआरआर का और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो हमें 11th 12th या हम नहीं सीख पाते हैं चीजों को, वो होता है कि जब भी इस साइड कोई चीज दिखती है ना, प्लीज सुने, जब भी इस साइड कुछ भी दिखता है तो इस साइड वो दिखता ही है, जो इस साइड है वो इस साइड है,
शुरू से अपन देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, तो बताओ बैंक बैलेंस एसेट कितना था? क्योंकि इक्विटी शेयर से 4 लाख आया, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख आया, तो हमारे पास कितना हो गया? 6 लाख। फिर हमने डिवेंचर इशू करे, तो डिवेंचर कितने के बढ़ गए? 2 लाख। तो एसेट कितने से बढ़ गए? 2 लाख। जो लायबिलिटी साइड है वो एसेट साइड है। फिर हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा? तो एसेट कितने से बढ़ा? 1 लाख। तुम सोचो, तुमने बैंक में 1 लाख की एफडी कराई, 10 लाख की एफडी कराई, तुम्हें 1 लाख का ब्याज मिलेगा, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 11 लाख हो जाएगा। तो जब तुम्हें प्रॉफिट होता है तो तुम्हारी संपत्तियां बढ़ती हैं। सोचो, प्रॉफिट होता रहे, संपत्तियां उतनी की उतनी रहे, तो कैसा प्रॉफिट? तुम बोला 20 साल से प्रॉफिट हो रहा है, जो था हमारे पास उतना ही है, सारी संपत्तियां उतनी है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो इस साइड एसेट भी बढ़ जाएगा। तुमने दुकान शुरू करी 10 लाख लगा के, आज तुम्हारे पास 11 लाख है, इसका मतलब तुम्हें 1 लाख का फायदा हुआ। तो जो भी यहां है वो यहां कहीं ना कहीं होगा। तो 1 लाख यहां होगा इसके अंदर। वहां से देखो, 1 लाख 9 लाख के अंदर था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर मिला के 8 लाख थे। फिर प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, तो एसेट भी तो बढ़ गए थे 1 लाख से। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि हम प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट के सामने एक अमाउंट है उसको भी यूज कर रहे हैं। अब हमने जब सीआरआर का 1 लाख कहीं ना कहीं अमाउंट के अंदर होगा, प्लीज सुनना इस बात को, नहीं तो नहीं पता कितनी समझ में आएगी, और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। सीआरआर का कहीं ना कहीं अमाउंट है एसेट के अंदर। अब तुम सीआरआर को जब बोनस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या अमाउंट में कोई चेंज आ रहा है? क्या अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, जो एसेट के फॉर्म में रखा है ना वो वैसे ही रखा हुआ है, या वो बैंक में फंसा होगा या फर्नीचर में लगा होगा। तुम लायबिलिटी के साइड दोनों चीजों के नाम बदल रहे हो। तुमने सीआरआर के नाम की जगह क्या लिख दिया? उसका नाम शेयर कैपिटल, और उसके एसेट पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए जब तक मनी का मूवमेंट ना हो तो चीजें आपस में ऐसे ऐसे होती रहेंगी, सफल होती रहेंगी। तुमने P&L को सीआरआर में कन्वर्ट किया, बैंक में रखा हुआ 1 लाख में कोई चेंज आया? जो P&L का 1 लाख था, क्या उसमें कोई चेंज आया? वो जहां रखा होगा वहीं रखा होगा। तुमने एंट्री करी P&L टू सीआरआर, केवल इतना दिखाने के लिए कि जो P&L का 1 लाख उस साइड रखा हुआ है, इसको तुम गलती से डिविडेंड में मत बांटना। अगर तुम्हें तो P&L दिख रहा है, तुम बांट लोगे, इसलिए P&L की जगह नाम क्या रख दिया? सीआरआर। अब तुम आओगे बैलेंस शीट देखोगे कि क्यों डिविडेंड बढ़ सकता है क्या, तो तुम्हें देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सीआरआर है, डिवेंचर है, डिविडेंड बांटने के लिए कुछ है ही नहीं, और तुम वापस चले जाओगे। बोले तुम इस 1 लाख से कभी डिविडेंड नहीं बांटोगे। सेव हो गया वो 1 लाख, क्योंकि इस साइड जो P&L दिख रहा था वो P&L ना दिख के क्या दिख रहा है? सीआरआर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला जैसे कि प्रीमियम जो हमारे पास P&L का अमाउंट है उसी को हमने रिडेम्पशन के लिए यूज किया, बिल्कुल करेक्ट बोला। ठीक है, तो समझना अपना कितना अमाउंट था P&L का? 1 लाख। तुमने उसको रिडेम्पशन में यूज कर लिया। ठीक है, क्या तुम उसको डिविडेंड में बांट सकते थे? किसको देते अगर तुम डिविडेंड? बात से तुम्हें जो पूछना हो वो पूछना, बस तुम्हें सुनना। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं बता रहा हूं। नहीं तो पता चला वन साइडेड अफेयर चल रहा है, तुम्हारे मन में सवाल आया, तुमने पूछा, अपना काम करने लगे। तुम्हें जो पूछना हो वो पूछो, सब बता दूंगा तुम्हें। तो इन्होंने बोला जैसे कि हमने डिविडेंड में जो 1 लाख था हमारे पास P&L का, ठीक है, इसी से हमने रिडेम्पशन कर दिया। तो 1 लाख का जो P&L का पैसा था, 1 लाख तो बो दिया हमने शेयर होल्डर को, और 1 लाख बो दिया जो नए शेयर इशू करके हम लाए। ऐसा हो गया 2 लाख। एक जो P&L कमाया था हमने प्रॉफिट, वो 1 लाख दे दिया, और 1 लाख वो दिया जो हम इक्विटी शेयर इशू करके लाए। तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रुपए दिए? 2 लाख। 1 लाख शेयर इशू करके लाए, और 1 लाख जो हमारे पास P&L में पड़ा था वो। ठीक है, ये सब भूल जाओ। हमारे पास P&L में 1 लाख पड़ा था, क्या हम उसको डिविडेंड बांट सकते थे? किसको देते वो डिविडेंड? हमने उनको डिविडेंड ना देके उनकी कैपिटल चुका दी 1 लाख की। किसके पास पैसा गया? 1 लाख। शेयर होल्डर के पास कितना? 1 लाख। क्या हम डिविडेंड दे सकते थे 1 लाख?
हमने उनको डिविडेंड ना देके कैपिटल रीपेमेंट कर दिया, कितने का? शेयर होल्डर को अल्टीमेटली कितना मिला? क्या अब बाद में वो बचा हुआ 1 लाख डिविडेंड बढ़ जाएगा? तो अल्टीमेटली उनको 1 लाख दे सकते थे, तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था ना, तो तुमने 1 लाख ही तो दिए। क्या अब तुम 1 लाख और दे दोगे? दे दोगे क्या? क्योंकि तुम जैसे ही P&L का अमाउंट रिडेम्पशन में यूज करोगे, फिर P&L का अमाउंट तुम डिविडेंड में कभी यूज कर ही नहीं पाओगे। तो या तो तुम उनको 1 लाख का डिविडेंड दे दो, या फिर तुम उस 1 लाख से उनका क्या कर दो, कैपिटल का रीपेमेंट कर लो। तुम एक ही काम कर सकते हो, तुम दूसरा दोबारा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम 1 लाख के प्रॉफिट से कैपिटल का रिडेम्पशन करोगे, फिर उस 1 लाख के प्रॉफिट से डिविडेंड जिंदगी भर नहीं बांट पाओगे, क्योंकि वो P&L से उठा के कहां डालना पड़ेगा? CRR, और बाद में कभी नहीं बटेगा, कभी भी। ज्यादा ज्यादा कन्वर्जन होगा तो CRR से नाम बदल के क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल, लेकिन डिविडेंड तब भी नहीं बटेगा। और शेयर कैपिटल के तुम रीपेमेंट की भी सोचो तो उसका रीपेमेंट तब होगा जब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो चुका होगा, यानी डिवेंचर होल्डर के जीते जी वो 1 लाख रुपए कंपनी से बाहर जा ही नहीं सकता। तुम सोचो कि उस 1 लाख से हम फर्नीचर खरीद लें, तो फर्नीचर कहां रखा रहेगा? कंपनी में। तुम सोचो इस 1 लाख से हम स्टॉक खरीद लें, तो कहां रखा रहेगा? कंपनी में। और जब कोई समस्या आएगी तो स्टॉक बिकेगा, और पहले किसको मिलेगा? डिवेंचर को। मतलब तुम कुछ भी कर लो, तुम उस 1 लाख को शेयर होल्डर को नहीं दे पाओगे। तो फिर तुम फर्नीचर खरीदो, इन्वेस्टमेंट खरीदो, स्टॉक खरीदो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन पैसा तो कंपनी के अंदर ही होगा ना। और जब भी समस्या आएगी उन सब चीजों को बेचा जाएगा, फर्नीचर बिकेगा, मशीन बिकेगी, सब बिकेगा। और जब तक डिवेंचर का नहीं मिल जाएगा तब तक ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा और ना ही इक्विटी शेयर होल्डर। यानी वो पैसा हमेशा अंदर रहेगा, चाहे वो तुम भले उससे इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम चाहे उससे एफडी करा लो, तुम चाहे उससे स्टॉक खरीद लो। तो स्टॉक खरीद लोगे तो कौन सा इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएगा स्टॉक? पहले तो पेमेंट तुम्हारा ही होगा ना। तो अगर पैसा कम पड़ा तो स्टॉक बेच के भी तुम्हारा पैसा पहले दिया जाएगा, बाद में शेयर होल्डर को बटेगा। यानी वो पैसा घूम फिर के कभी कहीं नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा। क्लियर है? जो कहानी तो ऐसे बनते रहे, तुम्हें लगा सैलरी दे दें तो सब है, सब है, घूम फिर के बाद वहीं आ जाएगी। सैलरी दे दोगे तो अगला प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो पैसा अपने आप बच जाता है। कुछ नहीं, कैसे मांगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं दे सकते। क्या तुम्हारे पास डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट है? डिविडेंड बांटने की एंट्री बताओ क्या होती है? हाँ हाँ, सैलरी बांटने की एंट्री बताना, बताओ। सैलरी बांटने की एंट्री, सैलरी टू बैंक। तो डिविडेंड बांटने की एंट्री डिविडेंड टू शेयर होल्डर कैसे हो गई? बैंक तो आएगा एक बार, 2 एंट्री में एक बार तो बैंक आएगा। तो बोलो फिर से, नहीं बोलो, मैं सबके लिए बोलो, तो बोलो। डिविडेंड टू, अब दूसरी एंट्री, 2 एंट्री तो होती ना। और तुमने करा शेयर होल्डर टू डिविडेंड, ऐसा बोल रहे हो क्या? और फिर डिविडेंड टू बैंक, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ, तो ये तो गई डिविडेंड टू बैंक। अल्टीमेटली शेयर होल्डर काट दो। अब डिविडेंड P&L पे जाएगा, P&L से निकालना पड़ेगा डिविडेंड का पैसा। तो एंट्री क्या होगी? P&L टू डिविडेंड। तो तुम डिविडेंड बांटोगे तो P&L तो चाहिए, P&L टू डिविडेंड करने के लिए। और इस एंट्री में तुम डिविडेंड टू बैंक तो कर सकते हो, लेकिन P&L टू डिविडेंड कहां करोगे? है नहीं P&L। बाद में कमाया तुमने 20-25 हजार, तो 20-25 हजार ही बांट पाओगे, 1 लाख तो नहीं बांट सकते। डेबिट क्या करोगे तुम P&L एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड की एंट्री तो करनी पड़ेगी। तुम CRR टू डिविडेंड कर सकते हो, साफ ही मना किया। CRR का यूज ही नहीं है, एक ही यूज है, बोनस शेयर बांटना। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मत सोचो, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम। CRR का कुछ नहीं होगा, वो हमेशा कंपनी के अंदर रहेगा। फॉर्म चेंज होगा एक बार, P&L से CRR, CRR से बोनस से, ठीक है। तो अल्टीमेटली P&L के फॉर्म में डिविडेंड के रूप में बढ़ता शेयर होल्डर को, वो बोनस के रूप में बट गया। डिविडेंड के रूप में बढ़ता तो पैसा बाहर जाता, अभी बोनस के रूप में बट गया, लेकिन पैसा बाहर नहीं जाएगा। तुम तो जो देना है इक्विटी शेयर होल्डर को दो, अभी मत दो, हमारे
बाद जो जो देना है डिवेंचर होल्डर का कहना ए है कि तुम्हें जो करना करते रहना, हमारा पेमेंट करवा देना पहले। तो जब तक हम हैं तब तक ये पैसा रोक के रखो। समझ गए? ठीक है भाई।